स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट क्लास में अभी तक प्रमुख मुगल सम्राट के बारे में है ना पढ़ा था। जैसे कि आपने जितने मुगल सम्राट पढ़े हैं आपने अभी तक, जो हम लोग बाबर से स्टार्ट किया था, ठीक है। थोड़ा सा पिछले क्लास का रिवीजन कर ले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा था बाबर ने जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 और 30 में, और इसके बाद हुमायूं आया। ठीक है, हुमायूं का शासनकाल 1556 तक रहा। उसके बाद हुमायूं के मरने के बाद है ना अकबर जो है वह मुगल सम्राट बना 1556 में, जिसका शासन करीब चला 1605 में। ठीक है, जो हम लोग लास्ट क्लास में इसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, कैसे कैसे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लगभग उसने मतलब 1605 तक, जब तक अकबर ने रहा उसने अकबर के साम्राज्य का पूरा विस्तार मतलब हर दिशा में हुआ। चाहे वो पूरा पश्चिम हो, चाहे उत्तर पश्चिम हो, चाहे वो दक्कन भारत हो, है ना। उसने अपने विस्तार हर जगह करके एक बहुत बड़े कहते हैं साम्राज्य की स्थापना की। तो ये माना मतलब कहा सकता है कि अकबर के शासन काल में एक बहुत बड़ा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना जो हुई थी। ठीक है, उसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है 1605 में। फिर जहांगीर जो नया जो है वो अगले साल शासक बनता है। तो जहांगीर ने भी अकबर के काम को आगे बढ़ाया और आसपास उसने भी वह अभियान चलाए। इसमें कुछ सफलता मिली और कुछ इसमें सफलता नहीं मिली। ठीक है, और कहीं कहीं उसको जो सफलता मिली भी तो वो क्या था, अस्थाई था। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो जो उन्होंने सिखों के खिलाफ, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ आंदोलन चलाए, वो पूर्णतः सफल नहीं हुए और बाद में फिर से वह विद्रोह वहाँ पर खड़ा हो गया था। ठीक है, उसके बाद जहांगीर के बाद जो नेक्स्ट सम्राट बनता है वो थे शाहजहां, जिसका शासनकाल 1627 से 1658 तक रहा। और इनके शासनकाल में भी आप देखोगे इन्होंने भी अपने अभियान जारी रखा और आसपास के जो भी जितने भी प्रांत थे, जैसे उसने ओरछा पर कब्जा किया और उत्तर पश्चिम में बल्ख पे कब्जा करने के लिए उसने अभियान है ना चलाए थे, जो सफल नहीं हुआ। इसकी वजह से उसको यह एक बहुत बड़ा माना जाता है सफलता कि जो कांधार था जिसको अकबर ने जीता था, ठीक है, वो जो है शाहजहां के शासनकाल में उसके हाथ से निकल गया। फिर 1632 में उसने अहमदनगर को जीता और बीजापुर को भी जीता था। और अकबर के शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि उनके जो चार पुत्र थे उनके बीच में क्या उत्तराधिकार को लेकर जो है काफ़ी खटपट शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस उत्तराधिकार युद्ध में जो औरंगजेब होता है वो अपने बड़े तीन भाइयों को है ना मार करके वह खुद मुगल सम्राट बन जाता है और अपने शाहजहां को उसने क्या किया, कैद करके आगरा में बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब 1658 में मुगल सम्राट होता है और वह 1707 तक उसका शासन काल रहा। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औरंगजेब जब वो सम्राट बना तो उसने अपने शासनकाल के दौरान जब तक वह उसे शासन किया उसने काफ़ी विद्रोह किए और मतलब उसने बहुत सारे जो है खिलाफ विद्रोह किया और युद्ध वो करता रहा। और सबसे ज़्यादा जो उसका विद्रोह हुआ था वो था किसके साथ, मराठा सरदारों के साथ, शिवाजी के साथ। तो उसमें भी मुगल अभियान शुरू में तो सफल रहे, पर बाद में शिवाजी ने क्या किया कि उनको कैद से निकल करके भाग निकले और फिर से उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो मुगलों ने फिर से अभियान चलाया और फिर तो उसको भी सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। फिर औरंगजेब के शासनकाल में भी वही हुआ, है ना। उसके जितने भी पुत्र थे वो भी विद्रोह कर दिए, है ना। जो है अपने उत्तराधिकार की लड़ाई इसके बाद ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे अकबर ने जो है औरंगजेब के शासनकाल तक लगभग आप देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध किए और उत्तर भारत में सिख, जाट, है ना, सतनामी और अहोम, ठीक, मराठों विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इस समय इतने युद्ध किए औरंगजेब ने, जिसकी वजह से इससे मुगल साम्राज्य की शक्ति जो है काफ़ी ज़्यादा क्या होती, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो पावर जो होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा युद्ध के दौरान जो है वह राजकोष भी है ना, पैसा भी, धन का भी जो है वह बर्बादी होती है और सेना भी काफ़ी ज़्यादा जो है वह उसकी भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से शक्ति बहुत ज़्यादा खत्म हो गई। और ये आप देख सकते हैं मानचित्र में अकबर का शासनकाल के दौरान, है ना, अकबर ने पूरे कितने बड़े मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस मैप को भी आप है ना स्टडी कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो आप चित्र होते हैं ना जो जगह वो दिखाने के लिए आपको मैप में आएगा। ठीक है, तो ये आप अकबर का शासनकाल का मानचित्र है जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं
जो बहुत सारी चीज़ें जो हम पढ़ेंगे इसके बाद। अभी तक तो हम लोगों ने मुगल सम्राटों के बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में जो हमें पढ़ना है कि मुगल जो सम्राट जितने भी थे उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अभी तक आप लोगों ने जो ध्यान दिया होगा, ठीक है, कि मुगल में जितने भी जो थे मुगल जो प्रशासन था वह जो ज्येष्ठाधिकार का नियम, जैसे यहाँ पे आप पॉइंट एक पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ज्येष्ठाधिकार। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें ऐसा नहीं था कि जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। तो इसमें वो था कि जो भी ताकतवर होता है, जिसमें टैलेंट होता था, वही जिसने है ना जिसको सफलता मिल गई वही जो है अगला वारिस जो है जो है सम्राट बन जाता था। जैसा कि आपने देखा होगा शाहजहांगीर हो चाहे शाहजहां हो या फिर औरंगजेब हो, इन लोगों ने भले ही वो ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे बट इन्होंने वह साम्राज्य को हथिया लिया था। तो इस प्रकार बहुत सारे विद्रोह भी देखा जाता है उत्तराधिकार को लेकर। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोग उत्तराधिकार के जो नियम होते थे कि बड़े जो पुत्र होगा उसी को मिलना चाहिए, इस परंपरा में विश्वास वो लोग नहीं करते थे। अब आप देखोगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें देख रहे हैं इसके बाद कि मुगलों के अनुशासकों के साथ संबंध। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुगलों ने बहुत ज़्यादा जो शक्तिशाली हुआ था वह था अकबर के शासनकाल में। और बहुत उस समय जितने भी राजा थे और आसपास जितने भी रियासत थे, कई लोगों ने तो क्या किया, मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार भी किया। और जो 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 इनकार करते थे या उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे, तो अकबर जो मुगल जो थे उनको क्या करता था, जबरदस्ती युद्ध करके उनको अपनी सत्ता स्वीकार करने के लिए विवश करते थे। तो इस प्रकार कई जितने भी आप देख सकते हो उस समय, या वो शेख हो चाहे राजपूत हो, जाट हो, अहोम हो, सबको उन्होंने अपने जो है अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। तो राजपूतों ने भी स्वेच्छा से, कई राजपूतों ने भी स्वेच्छा से सत्ता स्वीकार कर ली। और इसका बड़ा उदाहरण देखा जाता है ना अकबर के शासनकाल में, जब बहुत सारे मुगल घरानों में राजपूत पुत्रियों ने विवाह करके जो है कई राजपूतों को उन्होंने उच्च पद भी प्राप्त किया। तो कई राजपूत राजाओं ने उनका साथ भी दिया और कई राजपूत राजाओं ने मुगलों का विरोध भी किया। ठीक है, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हम आपको बता रहे हैं वो किसका था, मेवाड़ की सिसोदिया राजपूत। ठीक है, जिसका आपको नाम होगा, आप लोग पता है ना, महाराणा प्रताप के बारे में, जिन्होंने अंत तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। और कभी भी उसने अकबर की अधीनता, अकबर को उन्होंने अपना के सामने हार नहीं स्वीकारी। इसीलिए अब जो युद्ध होता है अकबर और महाराणा प्रताप के साथ, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ऐसे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, कब हुआ था, 1575 में। ठीक है, उस युद्ध में अकबर जो है वह महाराणा प्रताप हार जाते, पराजित हो जाते हैं और जो है मुगल जो है राज राजा जीत जाते हैं। तो पराजित होने के बाद है वह, उसके बाद वो काफ़ी जंगल में चले जाते हैं, उस समय उनकी स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे बाद में फिर से वह उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया था और फिर से उन्होंने अपनी सत्ता को स्वीकारा गया था, इसमें टाइम लगा था। लेकिन ये बहुत सारे राजा इस चीज़ को जो है वह नहीं मानते थे। ठीक है, बहुत सारे जो राजपूत राजा थे, भारत के अनेक शासक जो थे वो उनको अभी प्रभाव वो है ना बढ़ा नहीं पाए। कुछ लोगों को तो उनकी नेता स्वीकार करनी पड़ी। तो इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन नहीं था। जब तक अकबर था तब तक तो सब कुछ सही रहा। ठीक है, उन्होंने सब पे अपना एक नियंत्रण बना के रखा, चाहे वो राजपूत हो चाहे जितने भी उसमें रियासत थे, सब अकबर की अधीनता को स्वीकार करते थे। और अकबर ने सबके साथ, ऐसा नहीं है कि वो जो हार जाता था उसके साथ वो अपमान करता था। उनको भले ही वो हार जाते थे लेकिन वो सम्मान के साथ उनको राज करने की अनुमति भी देता था। लेकिन इसके बाद के सम्राटों में हम लोग देखते हैं कि फिर वो चीज़ें नहीं रही, है ना। वो जो संतुलन था वो सब थोड़ा सा उसमें समस्या आने लगी, जो औरंगजेब के शासन काल में आपको हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब ने क्या किया था। क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि औरंगजेब के शासन काल में औरंगजेब जो ने बहुत सारे ऐसे काम किए जिसकी वजह से बहुत सारे जो राजपूत राजा थे और अन्य शासक वो उससे बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, है ना, मतलब नाराज भी हो गए थे। क्योंकि उन्होंने अपने दरवाजे वो गद्दी में बैठा सम्राट बना तो उसने बहुत सारे अपने साम्राज्य के जितने भी राजपूत राजा थे और जो हिंदू लोग थे उनको उन्होंने हटा दिया था, है ना। और उसकी जगह पर उसने बहुत सारे फारसी, तुर्की और मुस्लिम
लोगों को जो है वह पद दिए। तो इस चीज़ को उसने बना के नहीं रखा, जिसकी वजह से बहुत सारे जो थे वो लोग उससे क्या हो गए थे, नाराज़ हो गए थे। और औरंगज़ेब ने जितने बहुत हिंदू मंदिरों को भी है ना ख़त्म किया था, उसकी जगह पे मस्जिद बनवाए। तो उसने धर्म को लेकर और इस प्रकार के बहुत ज़्यादा उसने जो है पक्षपात किया। और जैसे पता हुआ उसने एक और कर भी लगा दिया था हिंदुओं के है ना, तीर्थ कर, जिसको जजिया टैक्स भी कहा जाता है। तो औरंगजेब के शासनकाल के दौरान हाँ, ये मतलब बहुत ही ज़्यादा है ना उसकी धर्म को लेकर देखा जाता है कि बहुत ही वो कट्टर था। तो ये तो हो गया सम्राटों की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे उनके मुगल सम्राट में, मुगल प्रशासन में क्या क्या नई व्यवस्थाएं लागू की गई। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, मनसबदार और जागीरदार। ठीक है, अब ये मनसबदार और जागीरदार के बारे में पढ़ेंगे, ये क्या होता है। जैसा कि आप लोगों ने दिल्ली सल्तनत में भी हम लोगों ने देखा था, तो इसके कुछ अब नए जो है शब्द है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आप देखोगे मुगल सम्राट है ना प्रशासन बढ़ता गया, इनका साम्राज्य बढ़ते गए, वैसे वैसे मुगलों को भी जितनी बड़ा साम्राज्य होता है उतनी ही ज़्यादा है ना लोगों को प्रशासन में नियुक्त भी करना है ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इतने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों की आवश्यकता होती है। तो शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा जो हम देखोगे इन्होंने अपने जो भर्ती किया था प्रशासन में, उनमें कौन थे, सरदार थे, तुर्की थे, ठीक है। और उसके साथ साथ उन्होंने जो रूलिंग वर्ग में ईरानी, भारतीय, मुसलमान, अफ़गान थे, राजपूत भी थे, मराठा भी थे, तो कई सब लोगों को उन्होंने अपने प्रशासन में सम्मिलित किया। क्योंकि इतना बड़ा जो है साम्राज्य कायम हो गया था, तो सबको लेकर चलना और सबको है ना हर जहाँ जहाँ के लोग होते थे उनको उन्होंने प्रशासन में शामिल किया, जो उनकी अधीनता को स्वीकार करते थे। तो कई ऐसे लोग जो मुगलों की सेवा में जो है आगे आए। तो आप देखो यहाँ पे मुगलों की सेवा में आने वाले ये जो नौकरशाह थे, ठीक है, ये क्या कहलाए, मनसबदार। ठीक है, इनको क्या कहा गया, मनसबदार कहा गया। तो आप इसको यहाँ पे एक नोट कर लेंगे, मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो क्या कहलाते थे, मनसबदार कहलाते थे। ठीक है, अब देखेंगे मनसबदार के बारे में और थोड़ा सा बता दें कि ये क्या होता है। तो मनसबदार जो ये शब्द था, ये ऐसे व्यक्ति के लिए होता था जिनको कोई प्रशासन की तरफ से कोई सरकारी है ना पद मिलता था या पोस्ट मिलता था। तो ये नई चीज़ थी जो मुगलों के द्वारा चलाई गई, एक रैंक सिस्टम थी, ठीक है, जिसके जरिए उसको जो है उनका जो क्या पोस्ट है, उसकी सैलरी क्या है, ठीक है, उनकी जो कितना ज़्यादा जो मिलिट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ये सब उनको दिए जाते थे। और ये डिपेंड करता था कि जितना बड़ा जो उसको मनसब होगा, उसको उतनी ही ज़्यादा अच्छे पद होंगे और उसका सैलरी भी उतनी ज़्यादा होती थी। तो जितना बड़ा जो होता था जात, मतलब जात में जितनी ज़्यादा बड़ा उसको मिलता था प्रशासनिक एरिया, उतना ही वो बड़ा मनसब होता था। तो ऐसे हो जाते थे कि जैसे हाँ बड़े मनसब, ठीक है, फिर मिडिल हो गए और कुछ हो गया लोअर मनसब, है ना, नीचे वाले। तो रैंक के अकॉर्डिंग उनको बांटा गया, है ना, हाइयर, लो, हाइयर, मिडिल एंड लोअर रैंक। और उसी हिसाब से उनकी जो दरबार में होती थी ना प्रतिष्ठा भी वैसी बढ़ जाती थी। तो जिसका वेतन ज़्यादा होता था वही जब सबसे ज़्यादा क्या होता था, उसको सम्मानी होता था। उसके बाद इन मनसबदारों को जो एक सबसे इम्पोर्टेंट काम मिलता जो होती थी जिम्मेदारी, वो होती थी किसकी, सैन्य उत्तरदायित्व की। सैन्य उत्तरदायित्व मतलब होता था कि सेनाओं का संचालन, ठीक है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत आवश्यकता थी सैनिकों की, है ना, घुड़सवार रखने की। तो जितना ज़्यादा मतलब सरदार को जो काम तो होता था कि उनको अपने प्रशासन के हिसाब से उनको घुड़सवार रखने पड़ते थे। अगर एरिया ज़्यादा है, बड़ा मनसब है, तो उनको ज़्यादा मिलता था, अगर छोटा मनसब होता था तो उनको सेना कम मिलती थी। तो ये मनसबदार जो होते थे अपने अपने मनसब एरिया में अपने सवारों को निरीक्षण के लिए आते थे, ठीक है, अब देखते हर दिन आते थे, उनको निरीक्षण करते थे कि घुड़सवार कैसे हैं, ठीक है, घोड़ों पे वो घोड़ों की देखभाल मतलब के निरीक्षण करते थे और सैनिकों के निरीक्षण करते थे। इसके अलावा ये जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देखोगे इस समय जो देखा गया मुगल काल में, कि वे अपने सैनिकों से घोड़ों को दगवाते थे, है ना, जो दगवाने का मतलब होता था कि उसमें पता मतलब उसको मतलब उसको दागे जाते थे, है ना, घोड़ा को। इसमें मुगल जो होता था उनकी
जो क्या बोलते हैं उसकी, जो उनको है ना, उनको चिन्ह मिलता था कि हाँ ये घोड़ा किसका है, मुगलों का है। तो उनको दागे जाते थे और इस प्रकार सैनिकों का भी वो लोग रजिस्ट्रेशन करवाते थे, मतलब सैनिकों को भी सारा रजिस्ट्रेशन होता था कि हाँ ये मुगल सैनिक है। तो इन कारीगर, तो ये सब काम करना पड़ता था मनसबदारों को, और इसके बदले उनको क्या मिलता था, धन मिलता था। इतना पैसा मिलता था कि उनको सैनिकों को भी वो उनको सैलरी देनी होती थी। तो ये मनसबदार का इम्पोर्टेंट काम था, ठीक है, सेनाओं का निरीक्षण करना और सेना को उत्तरदायित्व को की जिम्मेदारी को पूरा करना। उसके बाद जब ये सब मनसबदार का जो इतना बड़ा काम था, तो इसके लिए इनको सैलरी कहाँ से आती थी? तो सैलरी उनको मिलता था अपने भूमि जो मिलती थी, जहाँ पे वो उनको जो एरिया में जहाँ शासन करने के लिए दिए जाते थे। तो मनसबदार अपना वेतन जो राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है, जो उनको भूमि मिलता था जहाँ शासन करते थे, तो जिस एरिया में जितनी भूमि होती थी, तो उस भूमि को क्या जागीर कहते थे, ठीक है। जागीर मतलब, जागीर का मतलब होता था जो लैंड है, जो लैंड इनको मिलता था कि हाँ इनको, आपको इस लैंड के ऊपर ही आपको शासन करना है। तो उस लैंड में जितने रहने वाले लोगों से जितना रेवेन्यू आता था, उस रेवेन्यू को ही क्या कहते थे, जागीर कहते थे। जो लगभग आपने पढ़ा होगा ना, दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में इक्ता, है ना, इक्ता भी वैसे ही था जैसे यहाँ पे मुगल शासन में लोग जागीर देख रहे हैं। तो तकरीबन इक्ताओं के समान ही था यह जागीर। अब आप देखोगे, लेकिन परंतु मनसबदार जो होते थे, ये क्या होता था, जो दिल्ली सल्तनत में जो मुक्ति लोग होते थे ना, उससे वो अलग थे। वे जागीर पे निर्भर नहीं रहते थे, न ही उन पर प्रशासन करते थे। मतलब उनको अपनी जागीर से केवल रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार था, और यह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। मतलब वो खुद नहीं करते थे, इनके लिए उनके नौकर होते थे, जो उनके लिए सब टैक्स लेकर के इकट्ठा करके आते थे ना, जो उनके अधीन होते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। तो उनका ये काम नहीं था, उनका काम जो है टैक्स इकट्ठा करने के लिए भी उन्होंने अपना नौकर रखा हुआ था, ठीक है, जो पूरे टैक्स कलेक्ट करके लाते थे और वह मनसबदार को देते थे। फिर मनसबदार जो है वो इस चीज़ को आगे रिपोर्ट करता था। तो ये सब जो कहते हैं कि अकबर के शासन काल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक बहुत ज़्यादा, मतलब इसके ऊपर जो है वह इसकी रिकॉर्ड रखी जाती थी, है ना, बहुत ज़्यादा इसको केयरफुली अकबर जो है वो खुद देखता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, ताकि इनका मनसबदार जो है राजस्व जो है वह बना रहे। तो अकबर के शासन काल में इन इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया, ठीक है, ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के रूप में बराबर रहे। तो औरंगजेब के शासन काल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति बदल गई। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि अकबर ने क्या किया था। अकबर ने अपने शासन काल के में इन जितने भी टैक्स था, रेवेन्यू था, उसको कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक जो है इसके लिए व्यवस्था की हुई थी। तो तब तक तो सब अच्छा रहा, ठीक है। लेकिन यह स्थिति बदल गई थी कब तक, औरंगजेब के शासन काल तक, जिसमें मनसबदार में से आने वाले वेतन बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। और इस समय सरदार, क्योंकि अकबर ने बहुत बड़ा साम्राज्य बढ़ा लिया था, है ना, दक्षिण भारत तक और, ठीक है, उत्तर पश्चिम भारत तक सब जगह। तो मनसबदार भी बहुत ज़्यादा बढ़े, जिसके कारण इनको काफ़ी टाइम लगता था जागीर मिलने में। तो इसकी वजह से जागीरों की संख्या भी कम होने लगी। तो कई बार जागीरदार भी जागीर पे मतलब कोशिश करते थे कि जितना कि ज़्यादा वो वसूल कर ले तो कर ले, ताकि वो कुछ जो है वो अपने पास में रखे। तो इस प्रकार जो है बाद में ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब इससे बहुत सारे चेंज हुए, जिसकी वजह से औरंगजेब जो है ना वो उसके जो है शासनकाल में नियंत्रण वह नहीं रख पाया। तो इस कारण किसानों को भी जो है बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो ये सब हम आगे और देखेंगे, कोई विद्रोह होते हैं, ठीक है, शाहजहांगीर के शासनकाल में भी होता है थोड़ा सा, और शाहजहां और औरंगजेब शासनकाल में तो विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये हो गई मनसबदार की बात। नेक्स्ट और थोड़ा सा देख ले किसके बारे में। देखो इसमें आप देख सकते हैं कई सी चीज़ें जो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। ये किसके बारे में है, देखो एक मनसबदार है ना, जैसे आप देखो डायग्राम को भी देखते चलोगे, जो इससे कुछ जो बने हुए हैं, अपने सवारों के साथ जाता है एक मनसबदार, है ना, जो कैसे वो अपने सवारों के साथ जा रहा है। उनकी सैनिकों की संख्या निश्चित होती थी, और ये कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहीं अभियान पे जा रहे हैं, है ना, कहीं युद्ध में बोलो जा रहे हैं, ठीक है, तो लड़ने के लिए। तो जैसे उनको ऑर्डर मिलता हो था सम्राटों से, उस हिसाब से वह युद्ध करने के लिए जाते थे। तो एक ये देखो, एक नीचे एक और दिया हुआ है, देखो शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र का, है ना, नीचे आप इस पिक्चर को और देखें, इसमें आपको क्या दिख रहा है,
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दिखाया जा रहा है, यह जहांगीर के समय का भ्रष्टाचार को दिखाया गया है कि कैसे एक भ्रष्ट अफसर, देखो क्या ले रहा है, वो रिश्वत ले रहा है। और नीचे एक और है, जो चित्र में आप देख रहे हैं कि जो एक कर अधिकारी है, कैसे वो गरीब किसान को सजा दे रहा है। बेचारा गरीब है, वो टैक्स नहीं दे पा रहा है, तो वह उसको मार रहा है, जबरदस्ती लगा ले रहा है। और आप ऊपर की चित्र में देख रहे हैं कि कैसे एक अफसर जो है उससे वो रिश्वत मांग कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं कि यह मुगल प्रशासन काल के दौरान भी था। गरीबों पे अत्याचार तब भी थे, आज भी है और तब भी था। तो चलो अभी तो नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। हमारा क्या है, जब्त और जमींदार। अब ये है कुछ हम बात करने इसके बारे में। तो बात हो रही है टैक्स की, जब्त की, है ना, क्योंकि मेन जो कहते हैं आमदनी का जो रिसोर्स जो था वो क्या था, टैक्स ही होता था। तो मुगलों की जो इनकम का मेन सोर्स है वो था, किस कहाँ से आता था, किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व। जो किसान जो क्रॉप प्रोडक्शन करते थे, उत्पादन करते थे, तो उस उपज से मिलने वाला जो रेवेन्यू होता था, यही सबसे जो था बहुत बड़ा साधन था मुगलों का। तो अधिकतर स्थानों पे आप देखोगे जो ग्रामीण ना कुलीन है, ठीक है, ये लोग जो है जो ग्रामीण लोग हैं या मुखिया और जो होते थे ना, उन्हीं को देते थे राजस्व। और समस्त जितने भी बंदे जो है, चाहे वो स्थानीय मुखिया हो, शक्तिशाली होते थे, जितने सरदार होते थे जो गांव में होता था, चाहे वो गांव का मुखिया हो, चाहे लोकल जो सरदार होते थे, जिसको सामंत भी हम लोगों ने पढ़ा था, जो है आपको याद होगा, सामंत की बात आई थी। सामंत तक कौन होते थे, जो गांव के जिसके पास बहुत ज़्यादा जमीन हुआ करती थी। तो समस्त जो जितने भी ये लोग जो बीच में मेडिएटर काम करते थे, चाहे वो मुखिया हो, चाहे वो शक्तिशाली सरदार हो, तो मुगल उनके लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल करते थे, वो क्या था, जमींदार। तो यहाँ पे आप देखोगे एक नई चीज आ गई है ना, जमींदार का प्रयोग जो है वो लोग करते थे, ठीक है। तो जमींदार जो है वो उसका काम क्या था, गांव में किसानों से जो है कितना उपज हो रहा है और कितना राजस्व हो रहा है, तो इस इन्हीं के माध्यम से लोग राजस्व जो है वो मुगलों को देते थे। तो इसका तो इसके अब देखो, इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की थी। इसमें इसका आपको बता दें इसके बारे में, जो अकबर का अपने दरबार में कौन ये राजस्व मंत्री था, है ना, अकबर के शासन काल में राजस्व मंत्री थे जिसका नाम क्या था, टोडरमल। तो टोडरमल ने 10 साल की, है ना, कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, जो अकबर जी बहुत बड़ा राजस्व मंत्री था, उसने क्या किया था, पूरे अकबर के शासन काल में जहाँ जहाँ जितनी जमीन थी, ठीक है, उस सब का उन्हें सर्वेक्षण किया कि कहाँ पे किसी की पैदावार कहाँ हो रही है, किसकी कीमत कितनी है। और हर कृषि भूमि का उन्होंने सावधानी पूर्वक जो पूरा मतलब सर्वेक्षण जिसको कहते हैं, ठीक है, सर्वे कर करे किया उसने। और सर्वे करके उसके आधार पे, उस डाटा के आधार पे हर फसल का नकद के रूप में कितना टैक्स आना चाहिए, तो इसको निश्चित कर दिया गया। तो जैसा फसल होता था उसे कितना टैक्स होना चाहिए, इसको निश्चित कर दिया गया। और जितने सूबे थे, है ना, प्रांत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक को हर फसल की राजस्व दर की सूची बनाई गई। तो इसमें क्या हो गया कि उसने ये सब निश्चित कर दिया गया कि किस सूबा से कौन फसल हो रहा है, उस फसल की कीमत कितनी है, ठीक, कौन कौन सा फसल हो रहा है। तो सबकी बाकायदा एक क्या बनाया गया, रिकॉर्ड बनाया गया। तो तो ये जो है तो राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, जब्त। ठीक है, इसको आप भी अंडरलाइन कर लेंगे। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा गया। तो जमींदार समझ गए, जमींदार हो गए गांव में रहने वाले जो, है ना, शक्तिशाली सरदार होते थे, वो जमींदार कहलाते थे। और उन लोग जो राजस्व इकट्ठा करके करते थे, जो टोडरमल ने व्यवस्था की थी, उस राजस्व के लिए उस व्यवस्था को क्या कहा गया, जब्त। तो ये जब्त और जमींदार आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था कई जगह, है ना, अकबर के शासनकाल में सब जगह प्रचलित थी। और जितने भी मुगल प्रशासनिक अधिकारी थे वो भूमि का निरीक्षण करते, है ना, जो रिकॉर्ड बनाया था टोडरमल ने। टोडरमल का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है, कौन था, वह राजस्व मंत्री था अकबर के शासनकाल का। और ये पूरी सब उसका रिकॉर्ड था, सब कुछ रिटन में लिखा हुआ था। इसलिए जैसे जितना लिखा होता था उतने ही टैक्स लेना होता था, कोई अपने हिसाब से कम या ज़्यादा नहीं ले सकते थे। अगर कोई ऐसा करता था तो उसके लिए भी बहुत ही सख्त सज़ा भी, इसका भी जो है वो से मेंशन किया हुआ था। तो जहाँ जहाँ अकबर था वह वहाँ तो ये सब हो रहा था, जहाँ पास वाले प्रांतों में। लेकिन ऐसा क्या देखा गया कि यह निरीक्षण, ठीक है, जो कंट्रोल था, जो गुजरात और बंगाल जैसे प्रांत थे,
जो आप देखते हैं कि वो काफ़ी दूर था, है ना? जो दिल्ली से आप देखोगे, तुलना करोगे तो गुजरात भी काफ़ी दूर होता है, बंगाल भी काफ़ी दूर होता है। तो ऐसे प्रांतों में जो है वह नियंत्रण जो है वो इतना ज़्यादा संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कई जमींदार जो थे वो क्या होने लगे, धीरे धीरे वह उसके ऊपर मुगलों का जो होता है प्रभाव वो खत्म होने लगा, क्या वो स्वतंत्र होने लगे। तो अब बाकी स्वाभाविक है, कुछ क्षेत्रों में जमींदार भी काफ़ी, जो लोकल जमींदार होते थे ना, सरदार, वो काफ़ी शक्तिशाली होते थे, और कई बार मुगल प्रशासकों के द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वो विद्रोह भी कर सकते थे। इनके पास इतनी ज़्यादा शक्ति होती थी, तो वो ऐसा कर सकते थे, और कई जमींदारों ने किया भी। और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार, है ना, जब काफ़ी जाति की बात आती थी तो कई जाति के जमींदार मिल जाते थे, और वो किसान भी और के साथ मिलकर मुगल सत्ता के खिलाफ, है ना, कई विद्रोह भी किया। जैसा कि देखा गया औरंगजेब के शासनकाल में कई किसान विद्रोह हुए। ठीक है, तो 17वीं शताब्दी के आखिर में, ठीक है, आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ऐसे बहुत सारे किसान विद्रोह हुए थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य को क्या दी, उसको चुनौती दी। एक मतलब बहुत बड़ा एक समस्या जो है था यह मुगल सम्राटों के लिए था। ठीक है, उनको मुगल विद्रोह को दबाना। चलो ठीक है, अब हम नीचे हम लोग आते हैं। आप चित्र में देखो, ये भी क्या दिख रहा है इसमें, इसमें आपको दिख रहा होगा अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में थोड़ा सा देख लें। इस चित्र में आपको देख रहा हूँ, बगल में आप देखिए चित्र को, चित्र नंबर 7। ठीक है, इसमें अबुल फजल है और अकबरनामा लेते हुए अकबर। तो अभी अबुल फजल कौन है और इसके बारे में हम लोग देखें। तो अबुल फजल जो था वह कौन था, अकबर का एक करीबी मित्र था और दरबारी भी था, और ये बहुत बड़ा विद्वान था। ठीक है, लेखक था। ठीक है, तो अकबर ने अपने इस मित्र को, जो बहुत बड़ा विद्वान भी था और बहुत अच्छा लेखक था, जिसका नाम था कौन, अबुल फजल, तो उसने उसको ऑर्डर दिया कि तुम मेरे शासनकाल का इतिहास लिखो। तो अबुल फजल ने जो है यह लिखना शुरू किया, और उसने यह इतिहास 3 वॉल्यूम में लिखा। ठीक है, देखिए यहाँ पे, उसका नाम क्या था, अकबर नामा। तो इसको नोट कर लेना बच्चों। ठीक है, अकबर नामा जो है ये आता है इसके बारे में कि यह क्या है और किसने लिखा। तो अकबर नामा जो है यह इसकी आत्म का जो है वो अकबर नामा जो है उसका ये है, जिसको लिखा था अबुल फजल ने, उसके बारे में। जो 3 वॉल्यूम में, जो पहली वॉल्यूम है उसमें क्या लिखा गया है, इसमें अकबर की जो है ना फोर फादर्स है, जिसको पूर्वज कहते हैं, उनके बारे में पूरा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, उनके बयान है। और जो दूसरा है वॉल्यूम, उसमें अकबर के शासनकाल की पूरी घटना का विवरण है। और जो तीसरा वॉल्यूम है उसमें आईनी अकबरी में, इसको आईनी अकबरी नाम है, याद रखेंगे। फर्स्ट और सेकेंड वॉल्यूम का अकबरनामा है, बट जो तीसरी वॉल्यूम है वो उन्होंने आईने अकबरी नाम से लिखा था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आईने अकबरी, जो पूरी तरह से अकबर के शासनकाल के समर्पित है। और इसमें अकबर की प्रशासन, जो उसने व्यवस्था की, जो घराना, ठीक है, उसकी सेना, उसकी राजस्व व्यवस्था, और उसके साम्राज्य के भूगोल, है ना, जहाँ जहाँ अकबर ने प्रशासन का विस्तार किया, ठीक है, सबका इसमें डिटेल से पूरी जानकारी मिलती है। तो ये भी अच्छा स्रोत है इतिहासकारों के लिए, हिस्टोरियन के लिए, है ना, मुगल काल का इतिहास जानने का एक बहुत अच्छा हमारे पास जो है यह जो है स्रोत, जिसको हमने पढ़ा था, स्रोत है। तो इसमें समकालीन भारत के लोगों की और भी बहुत ज़्यादा है, इसमें और भी सब चीज़ें क्या आपको मिलती है कि जितने भी उस समय जो समकालीन भारत में और भी चीज़, जो परंपराएं थी, उस समय ट्रेडिशन था, जो संस्कृति थी, जो ठीक है, जो परंपरा, वो सब भी इसमें सब मेंशन किया हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि उस समय कौन कौन तरह की परंपराओं का, है ना, जो प्रचलन था। तो आईने अकबरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बुक किताब है। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे उस समय कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, है ना, पैदावार कैसी होती थी, उसकी कीमत कितनी होती थी, मजदूरी कितनी होती थी मजदूरों की, और जो राजस्व का जो पूरा एक कहते हैं ना स्टैटिस्टिकल जो डिटेल में, है ना, सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। तो ये मुगल साम्राज्य के प्रशासन को जानने का एक बहुत अच्छा हमारे पास क्या है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है, जिसका नाम क्या है, अकबरनामा, एंड दैट वाज रिटन बाय अबुल फजल। ठीक है, नेक्स्ट। अब थोड़ा सा देखो, इसमें हम लोग इसमें आपको ज़्यादा सबके बारे में तो नहीं दिया है, अकबर की नीतियों के बारे में आपकी किताब में दिया, क्योंकि अकबर की जो पॉलिसीज थी, है ना, अकबर ने बहुत सारी चीज़ें, जो नीतियाँ लागू की थी, वो जानना आवश्यक है। जो जो परंपराओं से लागू की थी वही आगे तक चली। तो प्रशासन की जो बहुत सारे जिन्होंने
जो नई चीज़ उन्होंने डेवलप किया, इसका विस्तृत वर्णन जो विवरण जो जानकारी हमने पहले बताया था आपको, कहाँ पे है इसका, अकबरनामा में, और विशेषकर आईने अकबरी में। तो इसके अनुसार है ना, अमर फजल क्या लिखता है, जो उसके अनुसार अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, और प्रांत को उस समय क्या बोलते थे, सूबा। ठीक है, तो जैसे आज हम लोग नहीं कहते राज्य, जिला, है ना, गांव, एट दैट टाइम प्रांत जो कि जितने बड़ा साम्राज्य था, सभी प्रांत को जिलों में सूबा प्रांत में बांट दिया। वो प्रांत को क्या कहते, सूबा कहते थे। और सूबों में जो जो शासन करने वालों को क्या कहते थे, सूबेदार। ठीक है, तो ये सूबेदार जो होते थे अपने अपने सूबे के मालिक होते थे। ठीक है, वो उनका जिम्मेदारी थी वहाँ का प्रशासन चलाना, और ये पॉलिटिकल और मिलिट्री, मतलब राजनीतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के काम करते थे। तो यहाँ पे एक नई चीज़ यहाँ पे आपने देखा, सूबा क्या होता है, सूबेदार क्या होता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, अकबर का साम्राज्य कई प्रांतों में बटा था, जिसको क्या कहते थे, सूबा, और सूबों के प्रशासक को सूबेदार। इतना आपको याद करना है। ठीक है, और सूबेदार का काम था राजनीतिक और सैनिक कार्य करना। उसके बाद और क्या होता है प्रशासन में, एक होता है इसके बाद जिसे कहते हैं फाइनेंस ऑफिसर, है ना, वित्तीय अधिकारी, जिसका काम होता था कि कितना जो प्रशासन में वित्तीय धन का लेखा जोखा रखना। तो वित्तीय अधिकारी को कहते हैं दीवान, है ना, दीवान कहा जाता था उस समय। तो एक दीवान आ गया। ठीक है, और उसके बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या था, सूबेदार को अन्य अफसरों के साथ भी सहयोग प्राप्त था। तो कुछ कुछ नए जो पद है आप उसको याद करना है आपको, जैसे बख्शी, है ना, बख्शी कौन होते थे, सैनिक वेतन अधिकारी, मतलब सैनिक जो सेनापति। सदर कौन होता था, धार्मिक और मतलब धार्मिक कार्य करने वाला मंत्री, ये हो गया सदर। और फौजदार होते थे कौन, सेना नायक। और कोतवाल, नगर का पुलिस अधिकारी। तो ये सब जो है प्रशासनिक जो अधिकारी होते थे, जो अकबर के शासनकाल में इसको बनाया गया था, जो इतने बड़े अकबर के साम्राज्य की प्रशासन की देखभाल करते थे। ठीक है, तो कौन कौन हो गए, सूबेदार, दीवान, ठीक है, बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द अकबर। अब नीचे चले, बॉक्स में क्या दिख रहा है, हाँ, नूरजहाँ के बारे में थोड़ा सा लिखा है, चलो इसको पढ़ लें हम लोग। तो जहांगीर, नूरजहाँ जो कौन थी, नूरजहाँ जो थी वह जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर ने तो बहुत सारे विवाह किए थे, जिसमें जहाँ नूरजहाँ जो है वो उसकी जो है रानी थी, बेगम, जिससे उन्होंने का विवाह किया था 1611 में। और इनका नाम पहले किया था मेहरुनिस्सा। और जहांगीर से विवाह करने के बाद इसका नाम जो है, इसको जहांगीर ने नूरजहाँ का खिताब दिया था। तो नूरजहाँ जो है जहांगीर की सबसे कहते हैं कि वफादार जो बेगम थी, और काफ़ी ज़्यादा इसको सहयोग, है ना, प्रशासन में देती थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, इसके अंदर वो प्रशासनिक गुण थे। तो इसलिए वह जहांगीर को अक्सर बहुत मतलब सलाह देती थी कि कैसे क्या क्या प्रशासन में क्या क्या काम करना है ना, तो एक सलाहकार के रूप में भी वो मदद किया करती थी। इसके अलावा देखो, जहांगीर के शासन के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी किए, जिसमें दोनों तरफ से, है ना, नाम लिखे होते थे, एक तरफ रानी का होता था और दूसरी तरफ जहांगीर का नाम था। तो रानी बेगम नूरजहाँ के नाम से भी सिक्के जो है वो निकाले गए। और बाईं ओर एक और दस्तावेज आप देखोगे, इसमें दिया हुआ है चित्र 8 में। ठीक है, ये जो है क्या दिखाया जा रहा है, इसमें नूरजहाँ के द्वारा दिया गया एक आदेश, है ना, फरमान का एक चित्र है जो रियल में है। तो इसमें वो चौकोर जो मेहर दिख रहा है आपको, चौकोर मोहर, इसमें क्या है, वो इसमें उदात और महान महारानी है नूरजहाँ बादशाह बेगम का आदेश करके वो लिखा हुआ है। चूंकि ये उर्दू में लिखा हुआ है, फारसी में, इसीलिए आपको समझ में नहीं आएगा। और जो गोल मोहर है, इसमें क्या दिखा रहा है, शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा कहते हैं शासनकाल में वो उसका जो सम्मान और कद बहुत बढ़ गया था, है ना। तो वो जहांगीर भी कहता है कि हम ना कामना करते कि नूरजहाँ बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो गई थी जहांगीर के शासनकाल के दौरान। और उसकी भी बहुत इच्छा थी बेगम ये दिल्ली की, है ना, जो है सुल्तान बनने का। और जब जहांगीर जब आखिरी समय में था, तो वो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है, उसने अपने पुत्र को चाहती थी कि नया जो नेक्स्ट सम्राट बने। इस वजह से उसने शाहजहाँ को भी बहुत बार मरवाने की कोशिश की। ठीक है, उसने काफ़ी उसके विरोध किया, बट शाहजहाँ ही बने। ठीक है,
अब इसके बाद थोड़ा-सा और कुछ दिया हुआ अकबर के बारे में देखो। अकबर जो है वह आप देखोगे अकबर ने बहुत जो है अकबर के शासनकाल के दौरान आपने देखा कि अकबर ने बड़ी-बड़ी सेनाओं का संचालन किया और उनके शासनकाल में जब तक उनके जितने भी प्रशासक अभिजात वफ़ादार बने रहे, तब तक तो साम्राज्य का कार्य अच्छा चलता रहा, है ना? सफलतापूर्वक चलता रहा। परंतु 17वीं सदी के अंत तक 17th सेंचुरी के अंत तक आते-आते आप देखोगे ये चीज़ जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल के आखिरी समय में भी दिखने लगा था कि कई अभिजात जो थे ना, जो सरदार और जो सूबेदार, ठीक है, जमींदार, ये सब जो क्या होने लगे, ये शक्तिशाली होने लगे और इन लोगों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बोल लिए, है ना? ये मुगलों से अलग, है ना, मुगलों के प्रभाव से अलग, है ना, अलग रहना चाहते थे। इसलिए साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी जो थी उनके निजी हितों के कारण कमजोर पड़ गई। ये खुद अपना पैसा कमाना और भ्रष्टाचार करने लगे थे। तो ये भ्रष्टाचार जो कहते हैं यह बढ़ गया था इसके शासनकाल में ज़्यादा, औरंगजेब के शासनकाल में। तो इसी वजह से जो है कहते हैं मुगल साम्राज्य की नींव जो है वो जो थी वह कमजोर पड़ने लगी। चलो थोड़ा सा और क्या इसके बारे में दिया है देखो। हाँ, 1570 में अकबर के बारे में, जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी, है ना, वो सब देखोगे। तो जब फतेहपुर सीकरी में था तो उसने क्या किया था कि उसने उलेमा, ब्राह्मण, है ना, जितने पादरी थे, ये जरसुल धर्म के लोग थे, सबके साथ धर्म के मामले में चर्चा की। मतलब अकबर ऐसा था जिसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, है ना, वो जानना चाहता था कि विभिन्न धर्मों में उनकी क्या क्या रीति रिवाज है, उनकी क्या सोच है, ठीक है। तो वो सबके बारे में जानना चाहता था। इस वजह से उन्होंने जो है क्या किया, मतलब कई बार ऐसा अनुभव को लगता, अकबर को लगता था कि हम सबके बारे में जाने, ठीक है। तो इसीलिए उसने जो है यह एक इबादत खाना में, देखो यहाँ पे देख रहा है वो चित्र में, ये इबादत खाना का चित्र है जिसमें अकबर जो है सभी धर्म के विद्वान आए हुए हैं, ठीक है। सभी के क्षेत्र आप देख रहे होंगे, सब बैठे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, वो लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि क्या जितनी भी जो कहते हैं कि जो एक धार्मिक रीति रिवाज, अकबर को ये विचार विमर्श ये समझ में बनी, अकबर को ये समझ में आया कि जो विद्वान धार्मिक नीति और मतलब जो कहते हैं मतान्धता, या मैं देखो एक दिया हुआ टर्म मतान्धता क्या होता है। मतान्धता ऐसा होता है कि इसमें हम क्या करते हैं कि बिना कोई प्रश्न उठाए किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ वो धर्मगुरु ऐसा कह रहा है तो हाँ ये सही होगा। तो एक होता है कि मतान्धता, एक कहते हैं ब्लाइंड, जो एक ब्लाइंड फेथ है कि जैसा कहा जाए हम उसको आंख बंद करके क्या होते हैं मान लेते, विश्वास करने लगते हैं कि हाँ ये धर्म की बात है, हमें मानना चाहिए। तो ये क्या होता है अक्सर हम कट्टर हो जाते हैं, है ना, अपने धर्म को लेकर। तो इस चीज़ को जो है यह और इसी वजह से क्या होता है कि जो ये जो हम शिक्षा, ऐसी शिक्षा पा करके अपने प्रजा में अपने ही लोगों के बीच में एक क्या हो जाता है, डिवीज़न हो जाता है, एक डिस्प्यूट हो जाता है, ठीक है। और उनके बीच सामंजस्य जो है वो ख़त्म हो जाता है और हर कोई अपने अपने धर्म को महान बनाने लगता है, बताने लगता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, ठीक है। और उसका धर्म क्या है, वो है वो उसकी वो निंदा करने लगता है। तो इसकी वजह से जो है अकबर ने जो है विभिन्न धर्मों के बारे में चर्चा की और उसने माना कि सभी धर्म क्या है, मतलब उसने ये निष्कर्ष निकाला कि सभी धर्म में एक ही बात है। कोई भी धर्म किसी की बुराई करने की अनुमति नहीं देता है और क्या होता है धर्म जो है सभी को क्या बताता है कि सुलह ए कुल, मतलब हमें सबके साथ क्या करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए और शांति, ठीक है। तो शांति, प्रेम और विश्वास से हर धर्म में ये बात कही जाती है। तो इस चीज़ को अनुभव किया अकबर ने इसी जो जो वो है फतेहपुर सीकरी में था और इस प्रकार एक नई विचारधारा को उसने जो है वो चलाया। अब वो क्या था, सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति, ठीक है। इस विचार को उन्होंने आगे फैलाया और यही धारणा जो थी सहिष्णुता की धारणा, जो हमें मानना चाहिए, जिसकी वजह से हम किसी भी धर्म के में अंतर हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को अकबर ने समझा। आप देख सकते हो कि अकबर ने हमेशा उसका जो है ना मतलब कोशिश रही कि वो सबको लेके चले। उसने कभी भी जो है जितने भी राजपूत थे या सिख थे, किसी भी धर्म को लेकर उसने कभी भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया, ठीक है। और इस चीज़ को जहांगीर और शाहजहां ने भी बना के रखा है। तो उसके शासनकाल में सच्चाई, न्याय और शांति पे है ना जोर दिया जाता था। बट यह नियंत्रण, ये व्यवस्था कब खत्म हो गई, और औरंगजेब के शासनकाल में, जब उन्होंने हर चीज़ को जो है वह ख़त्म कर दिया। तो अबुल फजल ने इस चीज़ को लिखा है अकबरनामा में भी, ठीक है, कि कैसे सुलह और कुल के इस विचार ने जो अकबर को बहुत मदद की, है ना, शासन चलाने में।
और जिसकी वजह से अकबर के शासनकाल में कभी इस तरह का कोई जो कहते हैं ना विरोध नहीं देखा गया, ना ही विद्रोह देखा गया, है ना? कोई कोई ऐसा जो है वो सभी इससे ये सभी लोग क्या थे उसके शासनकाल में संतुष्ट थे। तो शासन की उसके सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया, तो इस वजह से कोई ज़्यादा समस्या नहीं हुई। देखो इसमें कुछ बॉक्स में दिया, इसको पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? सुलह के बारे में जहांगीर ने जो वर्णन किया है, तो ये आपको पढ़ने के लिए आप पढ़ लेना इसको, ठीक है? मतलब शताब्दी में अब लास्ट में एक पॉइंट है, इसको ख़त्म ही कर दे रहे हैं। क्या है? 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य, क्योंकि अभी तक जो आपने देखा अभी जो भी परंपराएं अकबर ने शुरू की थी, वही शासन व्यवस्था जो है वह आगे के भी शासकों ने अपनाया, चाहे वह जहांगीर हो। इसलिए कुछ नई चीज़ नहीं है आगे के शासनकाल में। और जो जितने भी आए इसके बाद, चाहे वो अकबर हो चाहे जहांगीर और है ना जय शाहजहाँ, इन लोगों ने भी सैनिक कुशलता की वजह से बहुत ज़्यादा देखा, क्या देखा गया इनके शासनकाल के दौरान, प्रशासनिक, आर्थिक और वाणिज्यिक, ठीक है, इस सभी में वृद्धि हुआ। और विदेशी यात्रियों ने भी जो भी आए इस दौरान, ठीक है, उन्होंने भी जो लिखा है, हाँ देखा आके, जिन्होंने तो उनके भी किस्से कहानियों में वो वही लिखते हैं कि कैसे मुगल प्रशासन में बहुत ज़्यादा क्या था, वो बहुत ही प्रॉस्पेरस, समृद्ध था, बहुत पैसा था यहाँ, ठीक है, वो सब यहाँ पर लिखा उन लोगों ने। परंतु उन्होंने इस चीज़ को भी लिखा, है ना, एक मतलब ये आते ही इसी प्रचुरता के साथ उन्होंने इस चीज़ को भी लिखा है कि कैसे यहाँ पे गरीबी, पर इसको भी देख कर वो दंग हो गए। तो उस समय अमीर भी थे तो गरीब भी थे, ऐसा नहीं है। तो जब भी हमारे देश में सामाजिक असमानताएं साफ साफ दिखाई जो है वह पड़ती थी, जैसा कि लोगों ने लिखा है उससे हमें पता चलता है। तो शाहजहां के शासनकाल में आप देखोगे कई ऐसे मनसबदार थे, जहाँ पे हमें मतलब कुछ डाटा इसको याद कर लेना, जैसे कुछ जो जिनको उच्चतम पद प्राप्त था, तो उसमें कुल 8,000 में से कितने थे? 545 है, 445, 445। और कुल मनसबदार की छोटी संख्या है ना 5.6% थी, जो उनके मतलब उनको राजस्व का कितना भाग आप देख सकते हैं कहाँ जा रहा था, इनके ऊपर जा रहा था। तो जो भी कमाई हो रही थी रेवेन्यू का, हाँ, वो सब किसके ऊपर खर्च हो रहा था? इन मनसबदारों के ऊपर। वो भी कैसे मनसबदार? जो उच्चतम पद जिसको प्राप्त था। तो इसका साफ साफ पता चलता है कि कैसे जो बहुत बड़े आय का मुगल सम्राट अपनी आय का बहुत बड़ा भाग किस पे लगा रहे थे? मनसबदार पर। और सारा पैसा उनको मिल रहा था। और इससे जो है क्या होता था, और जो बेचारे किसान होते थे उन लोगों जो है बहुत ज़्यादा कम ही पैसा बचता था। तो प्राथमिक उत्पादक जो होते थे, किसान, शिल्पकार, ठीक है, इनके पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था, क्योंकि सारा पैसा किसको मिल रहा है? मनसबदारों को मिल रहा है, ठीक है, जो बड़े बड़े मनसब होते थे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कैसे इनके मुगल शासन काल में भी बहुत ज़्यादा आर्थिक विषमता देखी जा सकती है ना, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो कहते हैं ना विभाजन, वो यहाँ भी दिख रहा था। इनमें से बहुत सारे ऐसे भी गरीब थे जो मुश्किल से पेट भर पाते थे, ना, ये सभी जो है देखा गया। इसकी वजह से बहुत जो गरीब लोग होते थे वो किसी भी चीज़ पे वो निवेश करने की सोच ही नहीं सकते थे। तो इस अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकार, ना, व्यापारी, महाजन, इनको तो लाभ होता था, बट छोटे छोटे किसान और मजदूर, कारीगर, शिल्पकार, इन्हें बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा था। और सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास था? कुलीन वर्ग के हाथों में। इसीलिए 17वीं सदी के अंतिम वर्षों में क्या देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्या होने लगे? पावरफुल होने लगे। और जैसे जैसे ये कुलीन वर्ग, ये सूबेदार, प्रशासक, मनसबदार, ये शक्तिशाली हो गए, वैसे वैसे मुगल सम्राट जो थे उनकी सत्ता क्या होने लगी? डेक्लाइन होने लगी। और जैसे जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक, ठीक है, वही क्या होने लगे? शक्तिशाली बनने लगे। तो आप देखोगे औरंगजेब के मरने के बाद, है ना, 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके मरने के बाद के वर्षों में, बाद में ऐसा नहीं, कैसा कई परवर्ती मुगल शासक भी बैठे थे, है ना, शासन चलता रहा मुगलों का, बट इनकी शक्ति काफ़ी कमज़ोर हो गई, है ना। बहुत सारे मुगल शासक तो साजिश के शिकार हो गए, उनको मरवा भी दिया गया था, जैसे फर्रुखसियर, ठीक है ना, शाह आलम जैसे लोग को, अकबर को, है ना, कई साजिशों का शिकार बने, उनको हत्या भी हो गई थी। तो इस प्रकार इनकी शक्ति कम होने लगी, और इसकी जगह पर कुछ नए वंश जो है वह क्या हुआ? उनकी स्थापना हुई। जैसे हम आगे के अध्याय में लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आप लोग, है ना, जो नए वंश थे वो थे हैदराबाद, अवध, है ना, बंगाल, मराठे,
ऐसे प्रांतों ने अपना नियंत्रण जमाया और ये क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। तो मुगलों का पतन हुआ और इन नए राज्यों का उदय हुआ, जिसमें हैदराबाद, अवध और बंगाल का ये बहुत बड़े प्रांत के रूप में उभर कर सामने आते हैं, जो हमें आखिरी चैप्टर में पढ़ना है। तो भले ही ये दिल्ली के सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते थे, बट 18वीं शताब्दी तक ये जो साम्राज्य थे ना, ये सब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमें देखो अब लिखा भी है, 10वें अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये था आपका, ठीक है, मुगल साम्राज्य, जिसको आपने पढ़ा है। ठीक है, 17वीं शताब्दी तक इनका शासन काल था। और इस बॉक्स में कुछ और दिए हुए हैं अकबर के मुगल साम्राज्य के समकालीन, ठीक है, संसार के कुछ और राज्य के, है ना, के बारे में कुछ आपको दिया हुआ है। इसमें किसके बारे में दिया है, इसको भी आप पढ़ लेना थोड़ा सा। ठीक है, ये आपकी जानकारी के लिए, मतलब जनरल नॉलेज के लिए, कि जब मुगल सम्राट हमारे देश में चल रहे थे, तो उस समय तुर्की में जो है कैसे वहाँ भी विस्तार हुआ था ऑटोमन एम्पायर का, और कैसे उसने ऑस्ट्रिया को घेर लिया, हंगरी को मिला लिया, ठीक है, बगदाद, इराक भी हथिया लिया था, और मोरक्को तक, है ना, उसका हिस्सा जो ऑटोमन एम्पायर थे ना, उसका मतलब चला गया था। मतलब एक तुर्की में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जैसे हमारे देश में मुगलों ने किया था, वैसे ही यूरोप में तुर्की ने अपना जो है वह एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, जिसको क्या कहा गया, ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, और ये एम्पायर अफ्रीका तक चला गया था, है ना, आपको अफ्रीका के मोरक्को तक। और सुलेमान ने मतलब एक ऑटोमन नौसेना का भी गठन किया था, जो मध्य सागर के शासक स्पेन तक उसकी प्रतिस्पर्धा थी। तो इसने बहुत से अपने नियम कानून बनाए थे, और अपनी तरीके से उन्होंने प्रशासनिक तरीके बनाया, और बहुत ज़्यादा किसानों को ज़्यादा मतलब एक प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी थी। मतलब इनकी प्रशासन में ऐसा नहीं था कि किसानों को बेगारी करना पड़े या भारी कर देना पड़े, है ना, उनको सबको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। लेकिन यही ऑटोमन एम्पायर इतना बड़ा एम्पायर था, और आप आगे 10th क्लास में पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में, कि कैसे इसका डिक्लाइन होता है धीरे धीरे। ठीक है, और फर्स्ट जो वर्ल्ड वार होता है, मतलब इसी की वजह से होते हैं। तो ये आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, तो अकबर के समकालीन शासक के नाम कुछ यहाँ पे देख लो, याद कर लो, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, बट ये आपकी जनरल नॉलेज की चीज़ें है। जैसे उस समय देखो कौन कौन थे। इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, जो अकबर जब था ना उस समय इंग्लैंड में, ये थी रानी एलिजाबेथ। ईरान के सफाविद शासक अब्बास। ठीक है, और इससे ज़्यादा और कौन है, एक और नाम याद कर लो। विवादित रूसी शासक थे जार इवान, है ना, मेलिसलियाविच, जो इवानी टेवियल के नाम से कुख्यात है। तो ये आपकी एक जनरल नॉलेज की जो है के बारे की है, जो आपको आगे काम आ सकता है ना, कभी कुछ कोई कंपटीशन में आ सकते हैं। तो ये सब कुछ नाम आप याद कर लेना। ठीक है, तो ये आपका हो गया, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, मुगल साम्राज्य। ठीक है, इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू।